नमस्कार सभी को। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की ऑनलाइन क्लास है वो हम शुरू करते हैं। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने क्या क्या सीखा था? पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने सीखा था आर्थिक समस्या है वो क्या क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमने जाना था कि जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती हैं, जबकि उनको पूरा करने वाले जो साधन हैं वो सीमित होते हैं और इन्हीं की वजह से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद हमारा था आर्थिक समस्या के कारण ये उसके बाद केंद्रीय समस्याएं। इन समस्याओं का सामना हर एक अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है। उसके बाद हमने सीखा विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आधुनिक अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्पादन संभावना वक्र की सहायता लेते हैं। जो केंद्रीय समस्या होते हैं उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि भी अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से इनका समाधान निकालती है। तो इन केंद्रीय समस्याओं का समाधान निकालने की एक विधि और है जिसे हम उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब क्या होता है उत्पादन संभावना वक्र? उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी उत्पादन संयोगों को दर्शाता है जो अर्थव्यवस्था में दिए गए साधनों और तकनीक के प्रयोग द्वारा प्राप्त करने संभव होते हैं। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र में एक बार में दो वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, पहली चीज। दूसरा, इसमें हम क्या देखते हैं, हम उन दोनों वस्तुओं के और सभी उत्पादन संयोगों को देखते भाई एक वस्तु है 10% बनाई जाए, दूसरी वस्तु 90%, या एक वस्तु 40% तो दूसरी वस्तु 60% साधनों से बनाई जाए। तो ये सारे कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं और ये कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं? जो अर्थव्यवस्था के पास जो साधन है और जो तकनीक है, जितना हम मैक्स पॉसिबल एक अर्थव्यवस्था के दिए गए साधन और तकनीक से कर सकते हैं, उनसे हम संयोग बनाते हैं और उन संयोगों का अध्ययन करते हैं उत्पादन संभावना वक्र में। अब इसकी परिभाषा को जानते हैं। सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में के दिए गए साधनों तथा तकनीकों के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। तो हम इसमें दो वस्तुएं का अध्ययन करते हैं, मान लेते हैं जैसे गेहूं और कपड़ा। तो इन दो वस्तुओं के हम सभी संयोगों को देखते हैं पहले, जो इस अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन हैं, जितने भी तकनीक, उन सब का प्रयोग कर ले और उनका पूर्ण रोजगार की स्थिति, कहने का मतलब उनकी जो फुल कैपेसिटी होती है उस पर यदि हम उत्पादन करें तो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम गेहूं का कितना उत्पादन कर सकते हैं, कपड़े का कितना उत्पादन कर सकते हैं। फिर हम अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार हम ये देखते हैं कि कौन सी वस्तु का किस मात्रा में उत्पादन किया जाए, कौन सी तकनीक से किया जाए। तो इस तरह से हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से इन केंद्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं। अब उत्पादन संभावना वक्र को थोड़ा डिटेल में जानने से पहले हम इसकी मान्यताओं का अध्ययन करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं या इसकी अजम्पशन। अर्थशास्त्र में विद्यार्थियों हर एक सिद्धांत है वो कुछ एक मान्यताओं पर के आधार पर लागू होता है। मान्यताएं क्या होती है? मान्यताएं कुछ एक शर्तें होती हैं कि भाई ये शर्त लागू होंगी तो इस सिद्धांत के अनुसार ये रिजल्ट आएगा। तो यदि ये शर्तें नहीं होंगी, यदि ये मान्यताएं नहीं होंगी तो ये सिद्धांत है वो काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इस सिद्धांत को लागू होने के लिए ये बातें हैं अर्थव्यवस्था में, ये बिंदु हैं, ये जो शर्त हैं वो पूरी होनी चाहिए, तब ये सिद्धांत काम करेगा। तो ये होती हैं मान्यताएं। तो हमारी पहली मान्यता है उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा। अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के जो साधनों की जो मात्रा है वो स्थिर होनी चाहिए। भाई किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए 10 मशीनें हैं अर्थव्यवस्था में, तो ये मशीनें न तो 9 होनी चाहिए ना ही 11, अर्थात ये जो है वो 10 ही रहनी चाहिए। परंतु उन्हें सीमित मात्रा में एक वस्तु के उत्पादन से दूसरे वस्तु के उत्पादन में प्रयोग में
लाया जा सकता। भाई इन मशीनों का केवल हम इतना चेंज कर सकते हैं कि इन 10 मशीनों में से 8 मशीनें तो हम लगा देंगे गेहूं के उत्पादन में और 2 मशीनें हम लगा देंगे कपड़े के उत्पादन में। हम सीमित मात्रा में मशीनों को, जो उत्पादन के जो साधन है, उनको एक वस्तु के उत्पादन से हटाकर दूसरी वस्तु के उत्पादन पर लगा सकते हैं। दूसरी हमारी मान्यता है उत्पादन के साधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी साधनों का पूर्ण और कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। कहने मतलब जो उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो अपनी 100% कैपेसिटी से उत्पादन करते हैं। तीसरी है उत्पादन की स्थिर तकनीक। उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर रहती है, ये इसकी मान्यता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। मान लीजिए ये मान्यता क्यों है कि मान लीजिए कोई उत्पादन की कोई नई तकनीक आ गई, कोई एडवांस तकनीक आ गई, जिससे हम उन्हीं मशीनों से, उन्हीं साधनों से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, तो जो हमारा उत्पादन समाना वक्र है वो बदल जाएगा। तो इस वजह से ये मान्यता ली जाती है कि जो उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर रहती है। चौथी इसकी मान्यता है 2 वस्तुएं। उत्पादन संभावना वक्र के अध्ययन की सरलता की दृष्टि से यह मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे गेहूं या कपड़ा, अथवा पूंजीगत वस्तुएं तथा उपभोक्ता वस्तुएं। क्यों? क्योंकि जो हम ग्राफ बनाते हैं उसमें हमारे 2 एक्स होते हैं, ये होता है हमारा एक्स एक्स और ये होता है वाई एक्स। तो हम केवल 2 वस्तुओं को दर्शा सकते हैं, एक वस्तु को एक्स पर, एक वस्तु को वाई एक्स पर। यदि हम एक से ज़्यादा को दर्शाने की कोशिश करेंगे तो ये जो ग्राफ है इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि इसका जो अध्ययन है हम नहीं कर सकते। तो इस जटिलता से बचने के लिए, इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन है वो किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु की तरफ। अब है उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या। अब इसको डिटेल से समझते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र है वो कैसे काम करता है। उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या हम उत्पादन संभावना अनुसूची या तालिका की सहायता से सरलता से कर सकते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र की जो व्याख्या हम तालिका से भी कर सकते हैं और ग्राफ से भी कर सकते हैं। जब इस तालिका को एक ग्राफ के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो ये चीज कहलाती है उत्पादन संभावना वक्र। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था यह निर्णय लेती है कि वह अपने उपलब्ध साधनों द्वारा केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन करेगी, गेहूं और कपड़े का। ऐसी दशा में यदि उत्पादन के सारे साधन गेहूं के उत्पादन पर लगा दिए जाएं तो हम मैक्सिमम 5 टन गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। अब दूसरी इसकी संभावना क्या है? इसके विपरीत यदि उत्पादन के सारे साधन केवल और केवल कपड़े के उत्पादन पर लगा दिए जाए तो हम 10 गांठ कपड़ों का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये है अर्थव्यवस्था की 2 ऑप्शन की। पहली ऑप्शन क्या है कि सारे के सारे जो मशीनें हैं, जितने भी उत्पादन के साधन है, के सारे गेहूं पर लगा दिए तो हम गेहूं का कितना उत्पादन कर पाएंगे? 5 टन। और यदि सारे के सारे जो उत्पादन के साधन है कपड़े पर लगा दिया जाए तो हम मैक्सिमम कितना उत्पादन कर पाएंगे? 10 गांठ कपड़ों का उत्पादन कर पाएंगे। तो एक अर्थव्यवस्था न तो केवल अकेले गेहूं से काम चला सकती है, न केवल सिर्फ कपड़ों से काम चला सकती है, उसे इन दोनों का उत्पादन करना आवश्यक है। तो उत्पादन संभावना वक्र में अर्थव्यवस्था यह चुनती है कि कौन से साधन को किस वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाए और कितना उत्पादन प्राप्त किया जाए। अर्थव्यवस्था इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना चाहती है तो वह अपने साधनों को इस प्रकार से आयोजित करती है, मतलब अपने साधनों को इस तरह से अरेंजमेंट करती है कि जिससे गेहूं और कपड़े की अधिकतम मात्रा का उत्पादन कर सके। वो ऐसा कॉम्बिनेशन चुनती है, भी मशीनों को या उत्पादन साधनों को इस तरीके से बांटती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं प्राप्त कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े का उत्पादन प्राप्त कर सके। अब इसकी व्याख्या थोड़ी एक तालिका की सहायता से करते हैं। जैसा कि उत्पादन संभावना सूची से ज्ञात होता है, अर्थव्यवस्था के पास 4 संभावनाएं हैं, A, B, C और D।
यदि वो अपने सारे उत्पादन के सारे साधन कॉम्बिनेशन ए चुनती है और उत्पादन के सारे साधन कपड़े पर लगा दी जाती है, तो इस अर्थव्यवस्था में गेहूं का, इस स्थिति में गेहूं का जो उत्पादन है वो शून्य होगा। इसी तरह जो डी कॉम्बिनेशन है उसमें उत्पादन के सारे साधन है वो गेहूं पर लगा दिए, तो इस दशा में जो गेहूं का उत्पादन है वो 5 टन होगा और कपड़े का उत्पादन है वो 0 होगा। अब अर्थव्यवस्था अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाती है, अलग अलग उत्पादन संभावनाएं देखती है कि भी कितना हम गेहूं का कर सकते हैं, कितना हम कपड़े का उत्पादन कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए ये संयोग बी है, बी जो पॉसिबिलिटी है, बी जो उत्पादन संभावना है, तो उसमें उत्पादन के साधनों को इस तरह से लगाया गया है कि गेहूं का तो 1 टन उत्पादन हो जाता है और कपड़े का 8 गांठ कपड़े उत्पादन हम कर सकते हैं। इसी तरह कॉम्बिनेशन सी है, इसमें गेहूं का जो उत्पादन है वो 3 टन हो रहा है और जो कपड़े का जो उत्पादन है वो 4 गांठ हो रहा है। तो इस तरह से ये अनेकों संभावनाएं हो सकती है, डी, ई, एफ, जी, इस तरह से अनेकों संभावनाएं हो सकती है। तो एक अर्थव्यवस्था यह निर्णय लेती है कि उसे कितने गेहूं की जरूरत है, कितने कपड़े की आवश्यकता है और उन्हीं के हिसाब से वो अपना उत्पादन संयोग है वो चुनती है और अपने उत्पादन के साधनों से अपना उत्पादन है वो स्टार्ट करती है और केंद्रीय समस्याओं का समाधान करती है। अब इसकी व्याख्या करते हैं रेखा चित्र के रूप। इस तालिका में हमने 4 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, संभावना ए, संभावना बी, संभावना डी और संभावना सी और डी। रेखा चित्र में जो ए डी वक्र है वो हमारा उत्पादन संभावना वक्र या रूपांतरण वक्र है। ये जो हमारा बिंदु ए से लेके ये जो डी तक आ रहा है, ये हमारा जो वक्र है ये कहलाता है हमारा उत्पादन संभावना वक्र। हमने क्या किया, इस टेबल को एक ग्राफिक रूप में प्रस्तुत कर दिया, तो ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र बन जाता है। थोड़ी अब इसके ग्राफ की व्याख्या करते हैं। बिंदु डी पर, जो हमारा ये बिंदु डी है, ये यहाँ पर कपड़े का उत्पादन 0 है। ये बिंदु डी पर कपड़े का उत्पादन 0 है, जबकि गेहूं का उत्पादन है वो 5 टन है, जो कि यहाँ पर है। ये हमने ओ एक्स अक्ष पर हमने गेहूं का उत्पादन दर्शाया है, ओ वाई पर हमने कपड़े का उत्पादन है वो दर्शाया है। इसके बाद जो हमारे ये विभिन्न संयोग है ए बी सी डी, उसको हम दर्शा रहे हैं। बिंदु ए पर कपड़े का उत्पादन 10 गांठ है, मैक्सिमम है 0, ये हमारा बिंदु ए है। इसी तरह हमने बिंदु बी को दर्शा दिया, बिंदु सी को दर्शा दिया। तो इन चारों बिंदुओं को मिलाने पर जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है इसे ही हम बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। जो हमें वक्र प्राप्त हुआ इसे ही हम उत्पादन संभावना वक्र या पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बोलते हैं। अब जो अर्थव्यवस्था है अपनी आवश्यकता के अनुसार संयोग ए, संयोग बी या संयोग सी या संयोग डी अपने आवश्यकता अनुसार है वो चुन सकती है। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था है बिंदु एफ को चुनती है, ये हमारा बिंदु एफ को वो अर्थव्यवस्था चुनती है, हमने मान लेते हैं। अब इस अर्थव्यवस्था में इस बिंदु एफ पर न तो पूरे गेहूं है न ही गेहूं के उत्पादन के साधनों पूरा प्रयोग हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि जो अर्थव्यवस्था अपने साधनों तथा तकनीक का कुशलता से उपयोग नहीं कर पा रही। मान लीजिए अर्थव्यवस्था बिंदु ई पर कोई उत्पादन है वो प्राप्त करना चाहती है, परंतु ये जो बिंदु ई है उत्पादन संभावना वक्र की सीमा से बाहर है, इसलिए बिंदु ई को बोला जाता है अप्राप्य बिंदु। यानी अर्थव्यवस्था के जो साधन है उनसे, वर्तमान जो साधन है उनसे इस बिंदु ई के उत्पादन मात्रा को प्राप्त करना संभव नहीं है। हो सकता है भविष्य में साधनों की मात्रा बढ़ जाए या तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो हम इस बिंदु ई पर उत्पादन कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में इस बिंदु पर उत्पादन करना संभव नहीं होता अर्थव्यवस्था के लिए, इसलिए इसे अप्राप्य बिंदु बोला जाता है। जबकि बिंदु एफ को बोला जाता है साधनों का अकुशल प्रयोग। अब हम हमारे अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। पहली जो व्याख्या है, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। ढलान है ऊपर से नीचे की ओर और बाएं से दाएं होता है। हमारी जो दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो है
उत्पादन सममानवक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है। ये हिंदी का शब्द है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, इसलिए इसको कनकेव के नाम से आप याद रख लो। ये जो बिंदु O होता है इसकी फुल फॉर्म होती है ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु, आधार बिंदु। तो इस मूल बिंदु से ये नतोदर होता है, ये जो बाहर की तरफ उभरा हुआ आता है इसको बोलते हैं हम कॉनकेव। यदि ये उत्पादन सममानवक्र ऐसे होता, कोई वक्र ऐसे होता है, तो वो होता है कन्वेक्स, उन्नतोदर बोलते हैं हम। कि भाई जो उत्पादन सममानवक्र है वो मूल बिंदु के नतोदर होता है, कनकेव होता है। इसका कारण यह है कि गेहूं की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने के लिए कपड़े की हमें पहले की तुलना में अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। अर्थात गेहूं के अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने की जो अवसर लागत है कपड़े के उत्पादन में होने वाली हानि के रूप में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रकट करती है। हमारी जो तीसरी जो विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र की, एक ऊंचा संभावना वक्र उत्पादन के अधिक साधनों को दर्शाता है, उत्पादन की एक आधुनिक तकनीक को दर्शाता है। भाई मान लीजिए ये हमारा मूल जो उत्पादन संभावना वक्र था वो है। यदि हमें कोई एक दूसरा उत्पादन संभावना वक्र बनाते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं D1 और A1, तो जो एक ऊंचा उत्पादन संभावना वक्र है अधिक उत्पादन को दर्शाता है, उत्पादन की अच्छी तकनीक को दर्शाता है। क्यों? जो पहला जो हमारा मूल जो ओरिजिनल उत्पादन संभावना वक्र था उसमें जो कपड़े का जो उत्पादन था वो हो रहा था OX, जबकि जो नया उत्पादन संभावना वक्र है उसमें जो कपड़े का उत्पादन है वो हो रहा है OA1। तो जो इतनी जो मात्रा है वो कपड़े की ज्यादा हो गई। इसी तरह ये जो इतनी मात्रा एक्स्ट्रा है वो हमारी गेहूं की ज्यादा है। तो जो ऊंचा उत्पादन संभावना वक्र है उत्पादन के अधिक साधनों को दर्शाता है। इसके विपरीत भी संभव है, एक नीचा उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन के कम साधनों को दर्शाता है, उत्पादन की अकुशल तकनीक को दर्शाता है। तो थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में एक नया उत्पादन संभावना वक्र A1D1 हो जाए तो इसका अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में या तो उपलब्ध साधन बढ़ गए हैं या उत्पादन की तकनीक बेहतर हो गई है, जिसकी वजह से जो उत्पादन है वो बढ़ गया है, अधिक उत्पादन है वो संभव हो गया है। अब है उत्पादन संभावना वक्र द्वारा केंद्रीय समस्याओं का समाधान। भाई उत्पादन संभावना वक्र से हम केंद्रीय समस्याओं का समाधान है वो कैसे करते हैं। तो अब एक एक समस्या को समझते हैं, एक एक समस्या को देखते हुए ये कैसे समाधान होता है। तो हमारी पहली केंद्रीय समस्या थी कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए एक अर्थव्यवस्था पीपीसी पर उपलब्ध किसी एक संयोग को चुनती है, क्योंकि पीपीसी के किसी भी बिंदु पर ही भौतिक तथा मानवीय साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। ये जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है AD, तो अर्थव्यवस्था इस उत्पादन संभावना वक्र के ही किसी बिंदु को चुनती है। ये बिंदु यहाँ पर D, E, F, G, H, I, J, यानी यहाँ पर कोई भी बिंदु हो, इस उत्पादन संभावना वक्र पर ही उत्पादन के जो सभी साधन है, जो मशीनें हैं, उन सब का पूर्ण उपयोग हो रहा है। यदि अर्थव्यवस्था बिंदु E चुनना चाहती है तो हमने अभी पढ़ा भी था बिंदु E को वो प्राप्त ही नहीं कर सकती, प्राप्य बिंदु। यदि बिंदु F पर उत्पादन करती है तो इसका मतलब है कि साधनों का पूर्ण उपयोग हो नहीं रहा, जो साधन है वो वेस्ट जा रहे हैं। तो किन वस्तुओं का उत्पादन करेगी, किन सेवाओं का उत्पादन करेगी, कितनी मात्रा में करेगी, वो इस उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु पर ही होगा। दूसरी हमारी समस्या थी वे उत्पादन की दो तकनीकें हमने पढ़ी थी, श्रम प्रधान, पूंजी प्रधान तकनीक। एक अर्थव्यवस्था कौन सी तकनीक को चुनेगी, इसका जवाब हमें पीपीसी से कैसे मिलेगा देखते हैं। यदि अर्थव्यवस्था एक ऐसी तकनीक चुनती है जो उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग तो करती है परंतु अकुशल है, साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा, तो उत्पादन की मात्रा बिंदु F द्वारा प्रकट की जाएगी। ये बिंदु F द्वारा प्रकट की जाएगी और बिंदु F का ही अभिप्राय यह है कि साधनों का पूर्ण उपयोग
नहीं हो रहा। यह बिंदु पीपीसी वक्र की सीमा के अंदर है। इससे स्पष्ट है कि अकुशल तकनीक का प्रयोग करने से साधनों का पूर्ण प्रयोग होने पर भी कम उत्पादन हो रहा है। अतः अर्थव्यवस्था ऐसी तकनीक का प्रयोग करेगी जिससे पीपीसी पर उपलब्ध किसी बिंदु को प्राप्त किया जा सके। सेम वही जवाब है। उत्पादन जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसी तकनीक का प्रयोग करेगी जिससे बिंदु ए प्राप्त हो जाए, बी, सी, डी, ये ई और एफ को छोड़ दे, जी, एच, आई, जे, के, मतलब इस तरह से। लेकिन जो भी बिंदु वो अर्थव्यवस्था चुनेगी वो इस पीपीसी पर ही होगा। तीसरी है हमारी उत्पादन इसके लिए किया जाए। इसकी जो व्याख्या है जो बोलते हैं आधिकारिक रूप से हमारी पुस्तकों में नहीं दी गई, फिर भी एक समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं भाई उत्पादन किसके लिए किया जाए। भाई गरीबों के लिए किया जाए या विलासिता, अमीरों के लिए विलासिता वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। चाहे अर्थव्यवस्था किसी के लिए भी उत्पादन करे, परंतु जो उत्पादन है की जो मात्रा है जो उत्पादन की जो मात्रा है वो हमारे उत्पादन समान वक्र पर ही स्थित होगी। हमारा चौथी समस्या थी साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। इसकी व्याख्या भी लगभग मिलती जुलती है कि साधनों का पूर्ण प्रयोग तभी होगा जब जो उत्पादन है वो इस पीपीसी वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर किया जाए। ये बिंदु ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, डी हो सकता है। यदि ये बिंदु एफ होता है तो इसका मतलब है कि साधनों का जो पूर्ण उपयोग है वो नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं हमारे अगले बिंदु पर। अगला और हमारा लास्ट बिंदु साधनों का जो विकास है वो कैसे हो। जो एक अर्थव्यवस्था होती है उसकी जो कोशिश होती है कि वो अपने जो वर्तमान जो उत्पादन संभावना वक्र है उससे आगे बढ़े और जो अप्राप्य बिंदु उसको प्राप्त करे। अब ये बिंदु प्राप्त कैसे होगा? ये बिंदु प्राप्त होगा या तो उत्पादन के साधनों की मात्रा बढ़ने से या उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन आ जाए। कोई ऐसी टेक्निक आ जाए कि भी उन्हीं साधनों से हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इस अवस्था में जो फर्म का उत्पादन संभावना वक्र है वो A1 D1 हो जाता है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था इस उत्पादन संभावना वो प्राप्त कर लेती है तो अर्थव्यवस्था की कोशिश रहती है कि इससे बाहर वाला कोई बिंदु, जैसे मान लीजिए G है, उसको प्राप्त करे। इस अवस्था में जो उत्पादन संभावना वक्र है वो हमारा A2 और D2 हो जाएगा। तो इस तरह से उत्पादन संभावना वक्र का आगे की तरफ बढ़ना ही दिखाता है कि अर्थव्यवस्था का जो विकास हो रहा है। यदि अर्थव्यवस्था पीपीसी की सीमा के बाहर स्थित किसी बिंदु ई को प्राप्त करने में सफल हो जाती है और नया उत्पादन संभावना वक्र P1 या इसको हम यहाँ पे A1 P1 भी लिख सकते हैं, प्राप्त कर लेती है, तो कहा जाता है कि उत्पादन के साधनों का विकास हो रहा है। तो इसके साथ ही जो आज के जो लाइव क्लास है वो एंड कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। तो इसी के साथ हम आज की जो लाइव क्लास है वो एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।